हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पे बिल्कुल जो पढ़ाई है वो निःशुल्क होती है। मतलब आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, आपके फोन में कोई ओटीपी नहीं आने वाला है, ना ही आपको कोई पैकेज खरीदना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई कूपन खरीदना है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेकर बच्चों में बड़ी दहशत सी रहती है कि भैया परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, वो बेसिकली होता क्या है और वो अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सारे टॉपिक्स को आज हम बढ़िया तरीके से निपटाने वाले हैं। बस बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। स्टूडेंट्स, यदि आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। हमने बोर के मॉडल के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि भैया जो बोर का मॉडल था वो फेल क्यों हो गया। हमने ये भी पढ़ा था कि आपके जो विकिरण होता है और पदार्थ होता है, विकिरण होता है और पदार्थ होता है, दोनों का डुअल नेचर होता है, यानी कि द्वैत व्यवहार होता है, राइट। और उसके बाद अपन ने कई सारी जो बातें हैं वो की थी। आज की जो क्लास है उसमें कुछ नई चीज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बड़ी ही होने वाली है इंटरेस्टिंग। तो 1 मिनट के लिए वीडियो रोको, बॉटल में पानी भर लो, कॉपी पेन पकड़ लो। क्लास जैसी क्लास करना है भैया, ऐसा नहीं कि आ गया यूट्यूब सामने है, फोन ओपन किया, 2 मिनट देखा, लाइक सब्सक्राइब किया, आगे निकल गए। ये नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर छुपे हुए कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में और कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बैकग्राउंड बनाते हैं आज की क्लास के लिए। बात समझ में आई? तो पिछली कक्षाओं में अपन ने भयंकर सारी चीजें देखी। अपन ने देखा कि एक ऐसा मॉडल हुआ करता था जिसको अपन तरबूज से रिलेट करते थे, जिसको हम कहते थे डाल्टन का मॉडल। हमने ये भी देखा एक ऐसा मॉडल हुआ करता था जिसमें हम अल्फा कणों की बमबारी करते थे। किसके ऊपर? गोल्ड की फॉइल के ऊपर, सोने की झिल्ली के ऊपर, जहां से निकल कर आता था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। फिर हमने बात की किसके बारे में? बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। पर बोर का मॉडल एक जगह पर जाकर फेल हो गया, और वो कौन सी जगह थी? उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उसके तरंग व्यवहार के बारे में कोई भी बात नहीं की, जिसके बारे में फिर बात किसने की? मिस्टर डी ब्रॉगली ने या दे ब्रॉगली ने, यदि हम हिंदी के हिसाब से देखें तो। बात समझ में आ रही है? हमने और क्या देखा? हमने देखा था कि भैया हेज़नबर्ग जो होते हैं उनके अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, जिन्होंने ये बताया कि किसी एक समय पर इलेक्ट्रॉन जो कि भयंकर स्पीड से घूम रहा है, आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि स्थिति और आप उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी यानी कि वेग जो है वो नहीं बता सकते। अब ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। तो दिमाग लगाया गया। क्या दिमाग लगाया गया कि देखो अब भाई बात हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तो है तो वो कण ही, बात हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो है तो वो कण ही, परमाणु की यदि बात हो, अणु की यदि बात हो तो है तो वो कण ही। पर इस पर क्या होता है? क्लासिकल मॉडल जो होता है मैकेनिक्स का वो लागू नहीं होता है। सवाल पैदा होता है कि जो चिरसम्मत या क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है ये क्या है? ये वही मॉडल है जिसको अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं? तो आपने न्यूटन भैया का नाम सुना होगा, आपने आइंस्टाइन भैया का नाम सुना होगा। न्यूटन भैया ने मैकेनिक्स के क्लासिकल मॉडल की खोज की थी, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे उनका साथ देने के लिए, जिसमें हम लोग तरंग के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग मोशन यानी कि गति के बारे में पढ़ते हैं, हम गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या था, ध्यान से देखिएगा, हमने अलग अलग तरीके से परमाणु को समझने की कोशिश की, है ना। ऐसे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, समझो इस बात को। हमने जो है अलग अलग तरीके से परमाणु को समझने की कोशिश की, और जब हमने ये देखा कि जो क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है, जो क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है, चिरसम्मत यांत्रिकी मॉडल है, जिसमें हम गति के नियमों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम बड़े बड़े पिंडों के बारे में यानी कि पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जाके या परमाणु के अंदर जाकर कैसा हो गया? फेल हो गया। बात समझ में आई? तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। देखो भैया, अपन ने डाल्टन की बात की, ठीक है, अपन ने रदरफोर्ड की बात की, अपन ने रदरफोर्ड की बात की, अपन ने बोर की बात की, फिर अपन ने किसकी बात की? क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल की बात की, जिसको हमने क्या कहा? हमने कहा चिरसम्मत यांत्रिकी मॉडल। बात समझ में? चिरसम्मत यांत्रिकी मॉडल, यांत्रिकी मॉडल, यांत्रिकी मॉडल। अब ये सारे ही जो थे वो पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए। ये सारे जो थे वो किसी परमाणु के बारे में पूरी तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए। एक और नाम इसमें जुड़ जाता है
कौन, बीच में हम जो मिस कर गए हैं, थॉमसन या जे थॉमसन ले लो आप। तो एक और नाम इसमें जो है वो क्या हो जाता है भैया, जुड़ जाता है। थॉमसन हो गया, डाल्टन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, बोर भैया हो गए, इसके बाद हमारे चिरसम्मत यांत्रिकी वाले न्यूटन भैया हो गए। बात समझ में आई? तो जब ये सारे मॉडल लागू ही नहीं हो पा रहे थे, तब जाकर फिर खोज होती है किसकी, यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की। किसकी बात होती है, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की। तो अब एंट्री किसकी होती है, ध्यान से देखिएगा, अब एंट्री होती है किसकी, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की। मस्त वाला ये टॉपिक है, बात समझ में आ गई। अब ये आपका जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, क्वांटम यांत्रिकी जो आपका मॉडल है, राइट, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है, अब ये है क्या। तो याद करो पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका तरंग व्यवहार भी होता है। अब जो लोग पहली बार आज की कक्षा में आए हैं ना, उनका पूरा ऐसा ऊपर से 10 फीट ऊपर से जा रहा होगा। करना क्या पड़ेगा आपको, पुरानी वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी, उसमें हमने सारे टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से डीप में कवर किया हुआ है। उसमें हमने सब सारी बातें की हैं कि भैया आपका जो कण होता है उसके द्वैत व्यवहार होते हैं, आपका जो पदार्थ होता है, विकिरण होता है, उसके भी द्वैत व्यवहार होते हैं। तो आपको पुरानी कक्षाएं देखनी पड़ेगी, तब जाकर ये बढ़िया तरीके से क्या होगा, आपका क्लियर होगा। बात समझ में आ गई। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी तरंग व्यवहार दर्शाता है, कण व्यवहार तो दर्शाता ही दर्शाता है, पर वो किसी परमाणु के अंदर तरंग व्यवहार दर्शाता है। बात समझ में आ रही है। अब सुनो इस कहानी को बड़े ध्यान से देखिए। तो आपका ये जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, ये किसके लिए बनाया गया, ये कैसा है, ये एक सैद्धांतिक मॉडल है, एक ये थ्योरेटिकल मॉडल है। तो भैया ये कैसा मॉडल है, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये जो है वो एक प्रकार का थ्योरेटिकल मॉडल है, राइट, जो कि स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया गया, ये डिजाइन किया गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो अपने नाभिक में चुपचाप सो रहे हैं, उनका काम सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके रखने का है। हालांकि उसके अंदर की जो कहानी है उसको अपन कक्षा 12वीं में किसमें पढ़ने वाले हैं भाई, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम नाभिक की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो परमाणु के लिए हमने एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया जो कि है आपका क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। चिरसम्मत यांत्रिकी मॉडल या न्यूटन वाली जो आप फिजिक्स है उसकी जब आप बात करोगे, तो न्यूटन वाली जो फिजिक्स है वो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर आपके जैसे जितने भी क्या होते हैं, आपके पदार्थ होते हैं, उस पर लागू होती है। पर न्यूटन की जो फिजिक्स है वो एटम पे लागू नहीं होती है। पर न्यूटन की जो फिजिक्स है वो एटम पे लागू नहीं होती है। पर इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि आपका जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, आपका जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है वो परमाणु पे भी लागू होता है ओके, वो परमाणु पर भी लागू होता है, और जो दूसरे पदार्थ होते हैं जिसमें आप, मैं, हम सब आ गए, आपके आसपास की जितनी चीजें रखी होंगी सब पर वो लागू होता है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए बड़े काम की चीज है आपका थ्योरेटिकल मॉडल दैट वी कंसीडर्ड एज क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या फिर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किसका, तो भैया परमाणु का। बात समझ में आ गई। चलो अब इस कहानी को थोड़ा अपन आगे लेकर चलते हैं। अब इस मॉडल में बेसिकली कहा क्या गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है आप उसको किसी एटम में एग्जैक्ट सही जगह पर बता ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है, मतलब कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो इसको जानते हो, ये आपका एटम है। इसको जानते हो, ये आपका नाभिक है। बन जा बाबा, बन गया बन गया बन गया बन गया, इतना यार ये यहां पर बनेगा, इतना सा अब जो है आपका नाभिक है। अभी ना आज तक किसी को नहीं पता कि जो एटम है आपका, परमाणु है आपका, उसका एग्जैक्ट जो आकार है, राइट, वो क्या होता है, एग्जैक्ट आकार जो है उसका वो क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। तो ये जो कहानी है ये क्या है, आपकी नाभिक है। ये जो कहानी है ये क्या है भैया, आपकी नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कहानी खत्म हो गई। अभी डीप में नहीं जाएंगे। अब सुनो बड़े ध्यान से। अब जो इलेक्ट्रॉन है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां पर पाया जाता है, इसके बारे में आप सटीक जानकारी नहीं दे सकते। तो इस जानकारी को सटीक देने के लिए हमने क्या किया,
हमने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बनाया, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से गति कर रहा था। आप यदि याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, करना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो करना पड़ेगा, बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा था, कहीं कहीं पर किसी ने देखा कि इलेक्ट्रॉन भैया यहां से आया फिर ऐसा गोल गोल घूम रहा था, किसी ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर ऐसे 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 घूम रहा था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि अपन उसको किसी एक जगह पर उसके फोटो नहीं खींच सकते। इलेक्ट्रॉन कहां पर है किसी को नहीं पता, बात समझ में आ रही है। तो इस चैप्टर का तो नाम ही हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज, बहुत दिनों से कर रहे हैं अपन लोग। बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर है, यार खांसी बहुत आ रही है यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर है इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट आप जो पोजीशन है वो नहीं बता सकते हो, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए क्या किया गया, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है भैया, एक प्रकार का कण भी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक प्रकार की तरंग भी है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की क्या है, तरंग है, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन जो है एक प्रकार का कण है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार की तरंग है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में राइट एग्जैक्ट उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए भी अपने को बनाया गया क्या, क्वांटम, ध्यान से देखिएगा, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। वो जो अब आप बोलोगे सर वो क्या होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे गोल गोल घुमाते हो। अब आप बोलोगे सर आप यहां पर ऐसा एक नाभिक रखते हो और इलेक्ट्रॉन को आप उसके आसपास ऐसे गोल गोल घुमाते हो ये ऐसे, और आपका जो इलेक्ट्रॉन रहता है फिर वो यहां पर ऐसे गोल गोल घूमता है। तो बेटा वो सिर्फ दर्शाने के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से परमाणु में नाभिक के आसपास घूमता नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से परमाणु में नाभिक के आसपास घूमता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है कैसा भी घूम सकता है। आपने ऊन का गोला देखा है, ऊन के गोले में, ऊन के गोले का जो केंद्रक है, सेंटर है, उसके आसपास ऊन को कैसे अपन लपेटते हैं, ऐसा 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 कैसा, जैसा आपका मन चाहे वैसा अपन लपेट देते हैं। कुछ उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी परमाणु में नाभिक के अंदर आसपास, नाभिक के आसपास घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर एक कहानी तो क्लियर हो गई कि अभी तक हम जो देख रहे थे, जिसपे हम इस तरीके से बनाते थे, हम बढ़िया 9th क्लास में ऐसा है कि यहाँ पर क्या बनाते थे भैया, नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, बड़ा सही चल रहा था, बात समझ में आ रही। पर ऐसा बेसिकली होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है किधर पे भी कैसा वैसा घूम सकता है, बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा भी किधर भी घूम सकता है, अपने को इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब एंट्री होती है दो धुरंधरों की, अब एंट्री होती है दो धुरंधरों की। एक का नाम है श्रोडिंगर, दूसरे का जो नाम है, एक का नाम है श्रोडिंगर और दूसरे का जो नाम है वो है हेजनबर्ग, जिनके अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने बात की थी, बात समझ में आ रही है। तो एक श्रोडिंगर है और एक है आपके हेजनबर्ग। आज की जो क्लास होगी उसमें हम सिर्फ श्रोडिंगर भैया के क्वांटम परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अब इलेक्ट्रॉन कहां है वो कैसे बताओगे, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए अब एंट्री होती है किसकी, श्रोडिंगर की। और श्रोडिंगर ने क्या कहा उसके बारे में हम करते हैं डिस्कस। यहां पर बनाने जैसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक फील्डिंग जमा रहे थे हम लोग, किसके लिए, श्रोडिंगर के परमाणु मॉडल के लिए। सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉन किधर है, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ अभी इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग श्रोडिंगर का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है। आज कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, कोई डेरिवेशन नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी अपने को पढ़नी है, पर बड़ी काम की थ्योरी है। इसको सुनिएगा। न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर, न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित चिरसम्मत यांत्रिकी, यानी कि क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल, जो कि कुछ नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण और जो आपने 9वीं क्लास में फिजिक्स में गति पढ़ी होगी उसके हिसाब वाली बात हो रही है, द्वारा स्थूल पदार्थों पर जिनका व्यवहार कण जैसा होता है उस पर लागू होता है। स्थूल कौन हो गया, तो पेन हो गया, आप, मैं, फोन वोन, बॉटल, बैग, जितनी चीजें अपने आसपास है, पेड़ पौधे, ये सब आपके कैसे होते हैं भाई, बड़े पदार्थ होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे न्यूटन का आपका जो गति का नियम है वो लागू ही नहीं होता।
बात समझ में आ रही है? सोचो यदि लागू होता, सोचो गुरुत्वाकर्षण जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह पर सेटल हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात यह है कि गति के जो नियम है वो एटम के अंदर नहीं लगते। पहला पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में, गति के जो नियम है वो एटम के अंदर नहीं लगते हैं। एटम के बाहर यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए और फिर बात हो तो वो एक अलग कहानी है, पर एटम के अंदर यानी कि परमाणु के अंदर गति के जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है, किंतु जब इसे अति सूक्ष्म कणों पर लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है। कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि जो हम फिजिक्स में गति के नियम पढ़ते हैं वो बड़ी चीजों पर लागू होते हैं, कार, ट्रक, आप, मैं, हम सब पर, बॉल, बैट, सब पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लागू नहीं होते हैं। बात समझ में? ये दोनों पॉइंट्स है। तीसरी बात, चिरसम्मत यांत्रिकी द्रव्य रूप से अवपरमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तथा अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि चिरसम्मत यांत्रिकी यानी वही अपनी जो गति के नियम वाली बातें हैं वो अनिश्चितता के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बता पाती। क्योंकि आप एक बात बताओ, एक यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं कि एक पदार्थ रखा है अपने पास, ये लो, ये रखा है पदार्थ, तो आप इसकी किसी भी जगह से स्थिति तो बता ही सकते हो ना। पदार्थ यदि आपके पास रखा हुआ है तो आप इसकी स्थिति बता सकते हो, एग्जैक्ट आप इसकी पोजीशन बता सकते हो। और यदि ये गति कर रहा है, बात समझ में आई, तो आप इसकी एग्जैक्ट गति और संवेग यानी कि मोमेंटम भी बता सकते हो। तो सिंपल सी कहानी ये है, राइट, कि हम भैया बड़ी चीजों को परमाणु के अंदर के कणों के साथ में जोड़ नहीं सकते, और यही कहानी जो है वो आपके दिमाग में आज मैं फिट करके रहूंगा। ठीक है, चलो और देखते हैं। द्रव के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित की गई विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जिसका ध्यान से देखिएगा, चिरसम्मत यांत्रिकी बड़े ऑब्जेक्ट्स पर लगती है, बड़े पदार्थों पर लगती है, छोटे पर नहीं लगती है। पर जो क्वांटम यांत्रिकी है छोटे पे भी लगती है और बड़े पे भी लगती है। सीधी सी बात यह है कि जो न्यूटन की गति के नियम वाली फिजिक्स है, जिसको अपन लोग बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल, यानी कि आपका चिरसम्मत यांत्रिकी, ये किस पर लागू होती है? बड़ी चीजों पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे नहीं होती है। दिमाग में फिट हो गया? बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, अपन बार बार डिस्कस करेंगे तो ही दिमाग के अंदर फिट होगा। कॉपी में लिख लोगे तो याद होने वाला नहीं है। बात समझ में आई? तो पूरी क्लास देख लेना, रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजों को दिमाग के अंदर करने वाला हूं फिट। ठीक है जी, चलो। पर आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम, बात समझ में आई? क्वांटम का लेना देना किससे? तो भैया ऊर्जा कक्षा से। किससे 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 किससे? ऊर्जा कक्षा से। किससे? तो भैया ऊर्जा से, ऊर्जा कक्षा से। और ऊर्जा कक्षा क्या है इसको भी अपन समझने की अभी कोशिश करते हैं। चलो, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपकी जो है वो दोनों पर लागू होती है। किस पर? बड़े पर भी, छोटे पर भी। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, पुरानी वाली जो मैकेनिक्स है, वो सिर्फ बड़े पर, छोटे पर नहीं। क्वांटम जो है वो दोनों पर लागू होती है, बड़े पर भी और छोटे पर भी। और आगे बढ़ते हैं, चलो। कण बड़ा हो छोटा हो उस पर लागू होती है। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन क्वांटम यांत्रिकी के बारे में, ध्यान से देखिएगा। कोई पूछे तो क्या लिखोगे, तो नोट्स भी अपन साथ साथ में बनाते हैं। इस पूरी कहानी का हम जो है आज निपटाते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, चलो। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है। क्यों सैद्धांतिक है? क्योंकि भैया ऐसा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने छोटे होते हैं, किसी नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पर घूम सकता है, राइट। उसकी स्थिति के बारे में अपने को अता पता कुछ है नहीं, तो अपन कैसे, कितना भी आप जूम कर लोगे एटम को, आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन दिखने वाली नहीं है। जब दिखने वाली नहीं है तो आपको बात करनी पड़ेगी किसके बारे में भैया? सैद्धांतिक विज्ञान के बारे में, यानी कि थ्योरेटिकल तरीके से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात यह कि गति के नियम यदि आपको बड़े पदार्थ के लिए पढ़ने हैं तो न्यूटन भैया से संपर्क करें, और यदि आपको गति के नियम जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसी अति सूक्ष्म चीजों के बारे में पढ़ना है तो श्रोडिंगर भैया से संपर्क करें। बहुत बड़े बड़े यदि पदार्थ हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वहां पर हमारे न्यूटन के गति के नियम लगेंगे। पर यदि पदार्थ आपके बहुत छोटे हैं, कण यदि आपके बहुत ज्यादा छोटे हैं, बात समझ में आ रही है, तो वहां पर आपके क्या लगेंगे? तो वहां पर आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लगेगा।
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। यह ऐसी वस्तुओं के गति के नियम को निश्चित कर सकती है। कैसे? जिसमें तरंग और कण दोनों प्रकार की आपके क्या होते हैं भैया, व्यवहार होते हैं। जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल यानी कि बड़ी वस्तुओं पर लागू किया गया तो आपने देखा कि उस पर भी वो बिल्कुल सटीक बैठता है। और एक और चीज, बड़ी वस्तुओं का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है, क्योंकि बहुत कम होता है। इसको भी अपन ने पिछली कक्षाओं में जान लिया था, राइट? ओके, तब चिर सम्मत यांत्रिकी के परिणामों जैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि क्वांटम यांत्रिकी जो है वो ऑल इन ऑल वाली है। बात समझ में आई? वो ज्यादा सटीक है किसी भी प्रकार की फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने के लिए। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। बढ़ते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण के बारे में, और ये कहानी क्या है उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मस्त वाली बात बता रहा हूं, ठीक है? देखो ऐसा है भैया, ये जो है ना, ये है आपका नाभिक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है उसके बारे में एग्जैक्टली बात करना हाइड्रोजन जैसे छोटे मोटे एटम में तो बड़ा आसान था, पर जब आप बड़े एटम्स पे गए, बड़े परमाणुओं पर जब आप गए, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में कोई सटीक तरीके से नहीं बात कर पाया। इसीलिए बोर फेल हो गए, इसीलिए रदरफोर्ड फेल हो गए, इसलिए थॉमसन फेल हो गए, और इसीलिए डाल्टन जो थे वो भी फेल हो गए। बात समझ में आई? सुनिए, तो अब एंट्री होती है नए साइंटिस्ट की, जिनका नाम क्या है? तो ये हमारे श्रोडिंगर बाबू हैं। ये कौन है? तो श्रोडिंगर बाबू हैं। दो प्रकार के हमारे पास क्वांटम यांत्रिकी मॉडल हैं, एक हेजनबर्ग वाले हैं, दूसरे श्रोडिंगर वाले हैं। हम बात करेंगे किसकी? सिर्फ श्रोडिंगर वाले मॉडल की, ठीक है? चलो अब देखो कहानी, खेल शुरू होता है। ये नाभिक दिख रहा है आपको। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि अपन ने यहां पर देखा था भैया, इलेक्ट्रॉन किधर भी घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट अपने को कुछ अता पता ही नहीं है। अब सुनो इस कहानी को। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा कहीं पर भी घूम सकता है, किधर भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही ज्यादा अस्थिर है, वो किधर पे भी जा सकता है, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति अपने को पता ही नहीं है। तो हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉन जो है, बात समझ में आ रही है, जब वो इस तरीके से गति करेगा तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? उसका व्यवहार एक तरंग जैसा हो जाएगा। क्या है? गति बहुत ज्यादा है, आयतन भी बहुत ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन किधर भी घूम सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा बिहेव करेगा? तरंग जैसा। तो श्रोडिंगर ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? देखते हैं। जब श्रोडिंगर ने देखा कि भैया जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया गया, तब उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर, अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो हम नहीं बता पा रहे हैं, कम से कम हम उसके ऊर्जा स्तर की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा स्तर है, ठीक है, देखो वो कहां कहां हो सकता है। देखो नाभिक के पास में भी हो सकता है, जैसे कि यहां हो सकता है, नाभिक से थोड़ा दूर हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है, और भी दूर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को आधार बनाया गया इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को आधार बनाया गया इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसको ज्ञात करने के लिए। इसको अपनी कॉपी में टिप लो। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को आधार बनाया गया इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसको ज्ञात करने के लिए। और कैसे बनाया गया? सुनो इस कहानी को। देखो, तब उसे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन, अभी एक नई चीज है, घबराने वाली बात नहीं है, अपन डीप में कुछ नहीं पढ़ने वाले। ये जो त्रिशूल जैसा आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं तरंग फलन, और इसी को अपन बोलते हैं कक्षक। और कक्षक वो जगह होती है भैया जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाता है। जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है उस जगह को अपन लोग क्या बोलते हैं भैया? कक्षक बोलते हैं, ठीक है। ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन यानी कि कक्षक श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप पाए जाते हैं। तो कक्षक जो रहेगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो त्रिशूल जैसा आपको चिन्ह दिख रहा होगा इसको हम एक क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं तरंग फलन कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। बात समझ में आ गई? इसको समझने की अपन थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो
अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर भी पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर पे भी पाया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर पाया जाएगा उसको अपन कक्षक बोलेंगे। उसका एक और नाम क्या है, तरंग फलन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग के जैसे एक कण तो है। देखो इलेक्ट्रॉन है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बात समझ में आ रही तो दिमाग लगाना पड़ेगा, साइंटिस्ट के जैसे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग जैसा और कण जैसा दोनों के जैसा व्यवहार दर्शाता है, और एक प्रकार का वो क्या है, तरंग फलन वाली जगह पर पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कक्षक। बहुत डीप में अपन जाने वाले नहीं है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया, एकदम सिंपल सी कहानी, मस्त वाली कहानी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो पहले तो, कर लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि भैया ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं। तो सुनो इस कहानी को, यहां से जो खेल है वो शुरू होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, कोई यदि आपसे पूछे कि भैया क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है क्वांटम संख्या क्या है। तो अलग अलग प्रकार का जो ऊर्जा का स्तर है, यानी आप सीधे लिखिए इलेक्ट्रॉन का पता, इलेक्ट्रॉन का पता। अपन क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता बता सकते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। हम लोग क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता बता सकते हैं किसी भी किसके अंदर भैया, परमाणु के अंदर, और इसको हम लोग बोलते हैं अलग अलग ऊर्जा कक्षा। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बाबूजी इसको ऊर्जा कक्षा, ठीक है, या फिर ऊर्जा स्तर। ध्यान से देखिएगा। तो अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर पाया जाता है। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस पूरी जगह को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पता या फिर अलग अलग प्रकार के ऊर्जा स्तर। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया, पक्का। अब देखो ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा नहीं भी पता होगा आपको, अपन ने डीप में पढ़ा ही नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है अपने को, ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है। और हेजनबर्ग का जो क्वांटम यांत्रिकी वाला मॉडल है उसके बारे में अपने को कौनू बात नहीं करनी है। काहे नहीं करनी है, सिलेबस में नहीं है, बात समझ में। और बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, बहुत डीप में यदि मैं जाऊंगा तो वैसे ही आपके बहुत ऊपर से चला जाएगा, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो कितने प्रकार के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो हमारे आसपास यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए पाए जाते हैं, उसमें भैया एक है मुख्य क्वांटम संख्या। संख्या है, ऊर्जा स्तर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है ऊर्जा स्तर की। किसकी बात हो रही है भैया, ऊर्जा स्तर की। अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं सभी प्रकार के जो ऊर्जा स्तर हैं उनके बारे में। तो इसमें एक है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो है वो है आपका बिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो है वो हमारा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बात समझ में। और कौन से पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं उसको आप देख लीजिएगा। जो श्रोडिंजर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होती हैं, तो तीनों ही जो संख्याएं हैं वो श्रोडिंजर के समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होती हैं। और क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना ज्यादा कैसा है, इधर उधर भटकती हुई आत्मा है कि आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रॉन की जानकारी कौन देता है, उसका कक्षक देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तरंग फलन बोलते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है हम क्या बता सकते हैं कि भैया 3 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, सिर्फ इनका नाम लिखना है। इनके बारे में जो डीप वाली बात होगी उसको बाद अगली कक्षा में लिखेंगे। बात समझ में। चलो लिखा और आगे बढ़ता है, ठीक है। एक काम करो, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आज की जो क्लास है उसको खत्म करते हैं। चलिए भैया, तो आपने नोट कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर आज की जो क्लास है इसमें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम जो है किसी साइंटिस्ट की जो है प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं, क्योंकि आज हम बड़ी अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं भैया, डिस्कस कर रहे हैं। सुनो देखो
देखो देखो देखो देखो देखो देखो, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है। ये तो बेचारा आपका नाभिक है, यहां पर आपका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो पाए जाते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस तरीके से कहीं पर भी घूम सकता है, किधर विधर भी घूम सकता है। बात समझ में आई? तो हमने ये देखा था कि वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका पाया जाएगा उसको हम लोग कार्यफलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो भैया कार्यफलन हम उसको बोलेंगे, राइट। अब ये जो कार्यफलन है इसके बारे में कुछ एक और चीजें हैं जिसको हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सुनो, तरंग फलन एक गणितीय फलन है, मतलब कुल मिलाकर बड़े लंबे चौड़े कैलकुलेशन किए गए होंगे, उसके बाद जो है ये चीज निकल कर आई है, अपने को डीप में नहीं पढ़ना है। पर यदि यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए छोटा मोटा, सामान्यतः यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, यदि यहां से कोई क्वेश्चन छोटा मोटा आ जाए तो वो आपको बनना चाहिए। बात समझ में? इसलिए क्योंकि यहां पर आपको कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, सब कुछ पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे, एटलीस्ट इतना तो पढ़ेंगे कि कोई भी सवाल यदि पूछ लिया जाए तो वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलो। तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। दूसरी बात, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। जब भौतिक अर्थ होता ही नहीं है तो समझ पाना थोड़ा सा कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरी बात, हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज के ऐसे इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को हम लोग बोलते हैं परमाणु कक्षक। क्या बोलते हैं? तो परमाणु कक्षक जो है वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, उसको अपन तरंग फलन भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन को एक इलेक्ट्रॉनी निकाय कहा जाता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बीच में आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास गोल गोल जो है वृत्तीय गति करेगा, यानी कि सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो जरा। श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू करने पर थोड़ी बहुत कठिनाइयां आई, पर उसको भी बाद में फिर सॉल्व कर दिया गया। कैसे? देखते हैं। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण का यथार्थ हल नहीं दिया जा सकता था, पर इस कठिनाई को हमने सन्निकटन विधि, जो कि अभी भी अपने सिलेबस में नहीं है, राइट, सन्निकटन विधि के उपयोग द्वारा क्या किया गया भैया? दूर किया गया। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त, कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। मतलब जिस प्रकार से आप हाइड्रोजन के कक्षकों के बारे में बात करते हो, दूसरे परमाणुओं के जो कक्षक हैं वो भी उसी प्रकार से प्रायः पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन ने ये देख लिया। एक और पॉइंट है, उसको भी अपन देख लेते हैं। इनमें मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है, क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही आपका प्रोटॉन होता है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। हाइड्रोजन के बारे में समझ पाना, जान पाना बड़ा आसान है, इसलिए वो जो बोर अंकल थे उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में तो बता दिया था। पर यदि कहीं पर नाभिक बड़ा है, जहां पर मान लेते हैं कि प्रोटॉन 20 है, मान लेते हैं कि प्रोटॉन जो है वो 79 है, 20 है तो कैल्शियम होगा, 79 है तो क्या होगा? आपका गोल्ड होगा। अब यदि यहां पर हम बात करें किसकी? हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा इसके बारे में हमें कोई भी अता पता कछु नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा होगा इसके आसपास, अपने को कुछ भी नहीं पता। बात समझ में आई? तो फिर इसके लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। इनमें मुख्य भिन्नता नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण होती है, फलतः कक्षक कुछ छोटे हो जाते हैं। जब नाभिक में आवेश बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो जो आपका कार्य फलन है, आपका जो तरंग फलन है या फिर कक्षक हैं, वो कैसे हो जाएंगे? थोड़े से छोटे हो जाएंगे। बात समझ में आई? बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाएं n और क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों की ऊर्जा केवल n क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब अपने को अब सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या? क्वांटम संख्या। क्या समझना पड़ेगा? तो भैया अब समय आ गया है, समझना पड़ेगा अपने को कौन सी चीज। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली बात बता रहा हूं। हमें समझना पड़ेगा क्वांटम संख्या। हमको कौन सी चीज पर समझना पड़ेगा? क्वांटम संख्या। अगली जो क्लास होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी इस पूरे अध्याय की, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम बात करेंगे किसके बारे में भैया? हम बात करेंगे क्वांटम संख्या के बारे में, और हम पहुंचेंगे
मैं आप लोगों को लेकर पहुंचूंगा इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट एड्रेस में और हम पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया? क्वांटम संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। और वो जो क्लास है वो आपको कहां पर मिलने वाली है? तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि जैसे अभी आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे होगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पर यदि आपको गूगल पे और प्ले स्टोर पर इसी चीज को देखना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी OTP रजिस्ट्रेशन के, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। और वो कष्ट क्या है पता है आपको? आपको जाना पड़ेगा भैया प्ले स्टोर में या गूगल में और सर्च करना पड़ेगा आपका अपना फेवरेट चैनल जिसका नाम क्या है भैया? मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप यहां पर जाओगे आपके सामने नॉलेज का जो खजाना है वो होगा। कोई देखो मैं गया ना, ये था, मैं यहां पर चुपचाप चला गया, अब मैं क्लिक करता जाऊंगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई OTP नहीं, कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? अब देखो होगा क्या। इंग्लिश मीडियम वाले हो तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, CUET वाले एग्जाम वाले भी हो, हिंदी मीडियम वाले हो तो 7वीं से लेकर 12वीं तक। नीचे आपको यूपी बोर्ड दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड दिख रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पर JEE, नीट, ओलंपियाड, NTSC सबकी जो है क्या दिख रही होंगी? एग्जामिनेशन के वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप किसी पर भी जा सकते हो। मान लेते हैं आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, मान क्या लेते हैं आप है, राइट? अब आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब देखो हिंदी मीडियम की सारी जो कक्षाएं हैं वो यहां पर आपके सामने होंगी। अब आप यदि कक्षा 10वीं में है तो आप क्लिक कर दीजिए, आपको सारी यहां पर भौतिक, रसायन, गणित, इंग्लिश सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। इंटरेस्टिंग कहानी है कि कक्षा 10वीं में जो है अभी जीव विज्ञान भी शुरू हो गया है। एक सरप्राइज है, जाकर देखिएगा, जीव विज्ञान की क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और कुछ दिनों बाद यहां पर भी अपलोड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप यदि यहां पर क्लिक करते हो तो सारे विषय आपके सामने होंगे, आपको जो भी विषय पढ़ना है आप छोटा सा क्लिक कर दो, इतना तो कर ही सकते हो अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। बात समझ में आई? आपको मैथ्स पढ़नी है आपने क्लिक कर दिया, फिजिक्स पढ़नी है क्लिक कर दिया, इंग्लिश पढ़नी है क्लिक कर दिया, और यदि केमिस्ट्री पढ़नी है तो क्लिक कर दिया। करते हैं क्लिक। अब यहां पर आपके सामने हर अध्याय होगा और कैसा होगा भैया? बड़े डिटेल में सब कुछ मतलब टॉपिक वाइज जो कि अभी अपन कर रहे हैं, वन शॉट रिवीजन, NCERT सॉल्यूशन, NCERT एग्जाम्पलर्स, MCQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे किसकी? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, केस स्टडी क्वेश्चंस की। इतना करने के बाद एक चैप्टर से कम 1000 क्वेश्चंस की जब अपन तैयारी यहां पर करेंगे तो आपकी नजरों से परीक्षा में आने वाला कोई सवाल बच ही नहीं सकता और उसी से अच्छा रिजल्ट आता है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से सब कुछ आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? तो देखो सारे सीक्वेंस में यहां पर वीडियोस दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम परिचय मिलेगा। क्या लिखा है? एक लेक्चर, आपने किया क्लिक, जैसे आपने किया क्लिक वीडियो आपका चालू हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आपको नीचे जो है देखो ये आपके अध्याय दिए हुए हैं, आप क्लिक करते जाइए, आपका जो वीडियो है वो क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। मैंने गड़बड़ कर दी लगता है, मैंने शायद बोल दिया था बीच में कि आप लोग कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। हाँ 10वीं आप पास करके आए हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी यहाँ से, राइट? तो अब यदि 11वीं के लिए देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10वीं के लिए बनाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको हर चीज मिल जाएगी। कोई डाउट यदि होगा तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? मजेदार बात, ठीक है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहां से? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से, जो कि आप ही का चैनल है। कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषय, सभी टॉपिक, सभी कक्षाएं, सभी बोर्ड, सब कुछ कवर किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम बड़े ही धमाकेदार तरीके से क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।